जी हुजूर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल रीडिंग के बारे में और एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में। एडिटोरियल्स को पढ़ना क्यों लाजमी है, खास तौर पे कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसको मैं लिखता हूं। तो क्वेश्चन हमारा यह है पहला कि व्हाई इज एडिटोरियल रीडिंग नेसेसरी फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। और सीएसएस और पीएमएस के अलावा और भी कोई कंपेटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये जो एडिटोरियल रीडिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हो गई है भाई, इसका बड़ा देसी सा जवाब है, सादा सा जवाब है कि एक एडिटोरियल पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर वन, बेनिफिट नंबर वन हो गया कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी। लैंग्वेज कैसे बेहतर होगी? ग्रामेटिकली भी और एक्सप्रेशनिस्टिकली भी, जिसको मैं लिख दूं। ग्रामेटिकली भी और एक्सप्रेशनिस्टिकली भी। दूसरा, आपकी रोज की जो वोकेबलरी है वो बढ़ेगी। और जो वोकेबलरी होती है वो अल्फाज नहीं होते हैं, वो सोचें होती हैं पूरी। अ वर्ड इज नॉट मियरली अ वर्ड, इट इज अ कंप्लीट थॉट। और इट ओरिजिनेट्स मल्टीट्यूड्स ऑफ होस्ट्स ऑफ थॉट्स। तो वोकेबलरी को सिर्फ एक लफ्ज ना समझा करें। तीसरा बेनिफिट आपका क्या होगा कि आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स रेडी हो जाएंगे। आपको इंग्लिश ऐसे में इसका बहुत फायदा होगा। ये पांच मैंने मोटे मोटे से बेनिफिट्स आप लोगों को बता दिए कि एडिटोरियल पढ़ना क्यों लाजमी है। अब अगला सवाल ये है कि एडिटोरियल पढ़ा कैसे जाए। ये मैं लिखता हूं, हाउ टू रीड एन एडिटोरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडिटोरियल रीडिंग के लिए मैं कुछ टेक्निक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोगों ने उसी टेक्निक्स को सामने रखते हुए एडिटोरियल्स को पढ़ना है और उसके बाद असाइनमेंट्स तैयार करनी है। अच्छा, अब एडिटोरियल की बात करते करते हम जरा क्रिटिकल रीडिंग को भी हल्का सा टच करते हैं। अब ये क्रिटिकल रीडिंग क्या है? एडिटोरियल को क्रिटिकली रीड करना है ना। अब रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में फर्क क्या है? बल्कि मैं ये लिख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। मैं इसकी एनालॉजी आपको इस तरीके से दूं कि रीडिंग क्या होती है कि आप किसी मरीज के पास जाओ और उसका हाल चाल पूछो। क्या इस वक्त फील करते हो? कौन सी मेडिसिन ले रहे हो? और अब आप बेहतर हो? यह है सिर्फ रीडिंग। एक पेशेंट से, एक मरीज से गपशप लगाना, उसकी बातों को सुनना। यह भी लिखूं? पॉइंट नंबर 4 बन रहा है। रीडिंग क्या है? गपशप। गपशप लिखूं, चिट चैट लिखूं? चिट चैट। चिट चैट विद अ पेशेंट। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग क्या है। अब ना हुजूर, आप डॉक्टर भी हो और सर्जन भी हो। अब मरीज आपके पास आया है, यहां पर मैं लिखता हूं क्रिटिकल रीडिंग। अब मरीज आपके पास आया है और आप एक डॉक्टर हो। आप उसके पहले उससे बात करते हो। अब डॉक्टर के बात करने का अंदाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सिम्टम्स पूछेगा उससे। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर आएंगी तो उसे कहेगा कि जाओ ना जरा फलां फलां टेस्ट करवा के आओ, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन तो करवा के आओ अपना। खुदा ना खास्ता बीमारी कोई बढ़ी हुई है और बायोप्सी करनी पड़ती है। खुदा ना खास्ता बायोप्सी करनी पड़ती है।
बायोप्सी में क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो सर्जन्स हैं वो पेशेंट की बॉडी से एक टिश्यू ले लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं ताकि बीमारी तक पहुंचा जा सके। अब देखिए, मैंने एनालॉजी आप लोगों को समझाने के लिए कैसे बनाई कि रीडिंग में आप एक आम आदमी की तरह जाओ और मरीज से हालचाल पूछो, उसको दुआ दो, गुड विशेस उसके लिए कहो, और उसके बाद आप उसकी बातें सुनो और वापस आ जाओ। अब क्रिटिकल रीडिंग क्या है कि आप एक डॉक्टर और एक सर्जन हो, अब आप मरीज के सिम्टम्स पूछो, अब आप मरीज के डिफरेंट टेस्ट्स करवाओ, और अगर जरूरत हो तो बायोप्सी भी करो। ये है क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल रीडिंग में, तो रीडिंग में मैंने लिखा चिट चैट विद अ पेशेंट, और क्रिटिकल रीडिंग में मैं लिखता हूं लेबोरेटरी टेस्ट्स एंड बायोप्सी ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एडिटोरियल रीडिंग से क्रिटिकल रीडिंग ऑफ एडिटोरियल तक लेके जाना है। अब जो मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए, अब मेरा टारगेट क्या है मैं लिखता हूं। टारगेट ये है कि एडिटोरियल हमारा मरीज है, और बड़ा फायदामंद मरीज है हमारे लिए। एडिटोरियल हमारा मरीज है, हमने पहले एडिटोरियल की रीडिंग करनी है और उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग के ऊपर जाना है। यानी कि हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे, उसके वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे, गपशप लगा रहे हैं ना उसके साथ, उसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। उस एडिटोरियल के अंदर कोई हवाला आया हुआ है तो हम उस हवाले को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर कोई अगर सिग्नल्स आए हुए हैं तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू में हम ये काम करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए स्टेज 1। फिर हम स्टेज के बाद स्टेज 2 पर जाएंगे, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 पर जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिटिकल रीडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो एडिटोरियल हमारे पास है, एडिटोरियल को हम रीड करेंगे, रीड विद अ मेथड, एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड, ये हमारा टारगेट है। हाँ, जब मैं आपको क्रिटिकल रीडिंग ऑफ एन एडिटोरियल पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें मैं बताऊंगा कि अब कैसे इसका लैब एनालिसिस करना है और कैसे इसकी टेक्स्ट की बायोप्सी करनी है। उसमें हम टेक्स्ट की वैल्यूएशन भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, कंपैरिजंस भी करते हैं। उसमें हम टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप के डिस्कोर्स भी देखते हैं। उसमें हम टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो राइटर है उसकी टोन भी देखते हैं। राइटर ने जो आर्गुमेंट मॉडल अपनाया हुआ है हम उसको भी देखते हैं। तो क्रिटिकल रीडिंग ऑफ एडिटोरियल के अंदर हम ये काम करते हैं। लेकिन फिर समझिए कि हम उस स्टेज 2 पर नहीं जा रहे। हम इस वक्त स्टेज 1 पे हैं, और हमारी स्टेज 1 क्या है? ये एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड। अच्छा, मैं इस बात को फिर दोहराऊं। अब जब हम इस अब मेरा आप मेरा लेक्चर ये सुनोगे ना, जब लेक्चर सुनने के बाद आप लोग क्या करोगे कि कमेंट्स करोगे और कहोगे जी कि हमने आपका लेक्चर सुन लिया है, और आप वो जो रीडिंग के मेथड्स आपने बताए हैं वो भी समझ लिए हैं। अब आप हमें असाइनमेंट दीजिए। फिर मैं आपको आपके जिम्मे एक असाइनमेंट लगाऊंगा, और आप फिर वो असाइनमेंट लिख के मुझे सेंड करेंगे। दिस इज माई प्लान। और अगर आप हफ्ते में 2 दफा भी सिर्फ ये एक्टिविटी कर लेते हो, अभी हम क्रिटिकल रीडिंग की तरफ तो गए ही नहीं, अभी हम तो सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग विद मेथड की तरफ जा रहे हैं। आपको इसी ने इतना फायदा दे देना है। मैं कह रहा हूं ये सीएसएस पीएमएस के एस्पिरेंट से। अच्छा, मैं इस वक्त उन बच्चों से भी मुखातिब हूं जो कि अभी बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में है। अच्छा, मैं फिर उन बहादुर बच्चों से भी मुखातिब हूं कि जो अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट वाले महीने में 1 दफा इसी तरीके से एडिटोरियल को रीड कर लिया करें। महीने में 1-2 दफा इसी तरीके से रीड कर लिया करें जैसे आपको मैं बताने लगा हूं। अच्छा, बीएस वाले जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यानी अभी उनका बीएस चल रहा है, वो भी अगर अपने आप को
रेडी करना चाहते हैं सीएसएस के लिए, तैयार करना चाहते हैं। यानी आप बीएस मुकम्मल करो तो ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको इतना ट्रेन कर देगी ये एक्टिविटी जो कि हम करने जा रहे हैं। तो आप भी अगर बीएस वालों हफ्ते में एक दफा ये असाइनमेंट बना लेते हो तो बहुत फायदेमंद है। और जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं और जो पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं वो तो इसको डाइजेस्ट करें। वो तो एक हफ्ते में दो दफा, एक हफ्ते में तीन दफा ये असाइनमेंट्स बनाएं और देखें फिर इसका क्या एक मिरेकुलस इफेक्ट आता है। यू विल एंजॉय। दुनिया में जो बड़ी लज्जतें हैं उनमें मेरी नजर में सबसे बड़ी लज्जत है द प्लेजर ऑफ डिस्कवरी। जब आप चीजों को डिस्कवर करते हो तो बहुत प्लेजर फील होता है। तो हुजूर वाला ये फायदा है। तो सीएसएस पीएमएस वालों से मैं इस वक्त डायरेक्टली बात कर रहा हूं, मुखातिब हूं। और जो बच्चे अभी सीएसएस पीएमएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे और छोटी क्लासेस में हैं, यानी कि मिनिमम वो बीएस में है और उससे भी छोटी क्लास इंटर में है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अच्छा सीएसएस करना है या नहीं भी करना, वैसे ही अगर आप अपनी इंग्लिश को एक ताकतवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो कि आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाए, जो लिखो बेहतरीन लिखो, तो आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करो। ठीक है। तो हम ये थी सारी तमहीद, और मेरी इस तमहीद को दो मर्तबा सुनिएगा आप लोग, टू टाइम्स ट्वाइस, ताकि ताकि आपको पता चले कि आपको बेनिफिट इसका क्या मिलना है। अब हम एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका वो जो मैंने लिखा हुआ है ना कि एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड, तो फिर हम इसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो ये मरीज हमारे सामने गपशप लगाते हैं। द एयर क्वालिटी इन लाहौर इज नाउ वर्स। लाहौर में जो एयर क्वालिटी है वो बदतर है देन इट हैज एवर बीन विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स। और लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अब ये क्या है अभी अब बाद में देखते हैं, एक्सीडिंग 1000 ऑन संडे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द पोल्यूटेड एयर। अच्छा हुजूर, आपको जितनी समझ आ रही है ना मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, इसको उतना ही समझिए। ये जो मैं चीजों को स्किप करता जा रहा हूं ना, ये मैं आगे जाके बात इनके बारे में मैंने करनी है जब मैं मेथड्स पे बात करूंगा तो। समझे? अच्छा, द पोल्यूटेड एयर, हवा जो है वो आलूदा है, विच कैरीज हैजर्डस chemicals many times over the standards set by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हवा इतनी आलूदा है और हवा लेके आ रही है हैजर्डस केमिकल्स, ऐसे मुजिर नुकसानदेह केमिकल्स, वो इतने मुजिर हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना एयर क्वालिटी का, तो उससे बहुत बढ़ गए हैं। यदि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हवा की आलूदगी की कुछ स्टेजेस बनाई हुई हैं, लेकिन लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतनी बढ़ गई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टेजेस को भी पार कर गई। कैन कॉज अ होस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिससे बेशुमार सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, एज वेल एज हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर, और ये बीमारियां भी हो सकती हैं। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क, बच्चे खास तौर पर रिस्क में हैं, खतरे में हैं, बिकॉज ऑफ देयर अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, क्योंकि उनका अभी जो सांस लेने का निजाम है, जो उनका अभी निजाम तनफुस है, एक तो वो अंडर डेवलप्ड है, मेच्योर नहीं है, ताकतवर नहीं है जितना बड़ों का होता है, एंड प्रोपेंसिटी टू ब्रीथ मोर रैपिडली। अच्छा, फिर बच्चों में एक प्रोपेंसिटी यानी एक टेंडेंसी, एक रुझान होता है कि वो सांस तेज तेज लेते हैं। वाह, ये नई बात पता चली भाई। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमें नई बात पता चली। अब हम ये देखेंगे कि क्या चीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखेंगे क्या क्या चीज है। अच्छा, तो बच्चे जो है वो सांस तेज तेज लेते हैं, तो इस वजह से वो क्या इफेक्ट होगा इसका, विच कॉजेज देम टू इनहेल मोर पोल्यूटेंट्स। तो इसका मतलब है कि वो इनहेल करेंगे, सांस के जरिए अंदर ले जाएंगे ज्यादा पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब कसाफतें जो हवा के अंदर मौजूद है।
रिलेटिव टू देयर साइज देन अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स की बनिस्बत बच्चे बेचारे ज्यादा शिकार होंगे इस बैड एयर का, इस पोल्यूटेड एयर का। ऑफ कोर्स कॉम्बैटिंग स्मॉग, कहता है यकीनन स्मॉग से लड़ना। स्मॉग यानी कि ऐसी फॉग जिसमें स्मोक हो, was never going to be easy, ये कभी भी आसान नहीं रहा। no matter how keenly the Punjab chief minister wanted to see it prevented this year। इससे पता नजर के पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब की चीफ मिनिस्टर चाहती थी कि इस साल बचत हो जाए, प्रिवेंटेड, बचत हो जाए। Though the provincial government has attempted to clamp down on all sources of pollution, कि जो सूबाई हुकूमत है उसने अटेम्प्ट की कि वो कंट्रोल करे सारे जो पोल्यूशन के जराए हैं, जहां से पोल्यूशन बढ़ रही है, सोर्सेज जो हैं उसके, जहां से पैदा हो रही है, उसको क्लैम्प डाउन करे, कंट्रोल करे, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स, इसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं। क्यों भाई? एमिटिंग एक्सेसिव स्मोक, वो खारिज करते हैं स्मोक ढेर सारा फॉर देयर फ्रॉम देयर बारबेक्यूज, बारबेक्यू बनाते हैं, टिक्के बना रहे हैं, कबाब बन रहे हैं, और स्मोक उठ रहा है। अच्छा, द पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप, वाह मजेदार, ये एक और नई बात पता चली कि पाकिस्तान में भी कोई एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप मौजूद है भाई। पाकिस्तान में तो बेईमानी के एक्सपर्ट्स मौजूद है ना, एक से एक बढ़ के, लेकिन पाकिस्तान में एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप मौजूद है, कंप्राइजिंग, जो कि मुश्तमिल है लीडिंग एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स। अब इस ग्रुप में लीडिंग एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डीम्स, और ये ग्रुप समझता है दीज मेजर्स इल प्लान, कि भाई आपने जो इकदाम किए हैं वो उनकी कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है, इनसफिशिएंट हैं आपके इकदाम, एंड देयरफॉर अनलाइकली टू हैव एन मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन ऑन द लार्जर प्रॉब्लम। तो इसका कोई वाजे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मीनिंगफुल मतलब वाजे, ठोस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस ज्यादा बड़े मसले पर, यानी मसला एयर पोल्यूशन का ज्यादा बड़ा है, और भाई आप लोगों की प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं, ये कह रहा है पाकिस्तान का एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स का ग्रुप। अनदर फैक्टर हैज आल्सो बीन ब्लेम्ड, एक और फैक्टर है जिसका ब्लेम लगाया गया है एक्सटेंसिवली बाय द पंजाब अथॉरिटीज। पंजाब अथॉरिटीज ने ब्लेम क्या लगाया? क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन फ्रॉम इंडिया, के पोल्यूशन जो है वो सरहद पार इंडिया से आया है। कैसे? फ्रॉम वेयर स्मोक फ्रॉम स्टबल बर्निंग, वहां उन्होंने किया स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग क्या चीज होती है, ये हम आगे जाके अपने मेथड में भी रिसर्च करेंगे इसके बारे में। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फसल की कटाई के बाद जो छोटे छोटे डंठल रह जाते हैं ना उसके, फिर उसको जला दिया जाता है। एंड फायरवर्क्स, और आतिशबाजियां की गई वहां पर ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड दिवाली सेलिब्रेशंस। तो दिवाली में उन्होंने बम फोड़े, पटाखे चलाए, धुएं निकाले, एंड ब्लोइंग ओवर द वीक एंड ब्लोइंग ओवर दिस वीक इनटू पाकिस्तान, और वो फिर हवा के जरिए इस हफ्ते पाकिस्तान पहुंचे और यहां पर स्मोक बढ़ी। तो जो पंजाब अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं द चीफ मिनिस्टर इज नाउ सीकिंग अ जॉइंट एफर्ट। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा चाहती हैं कि एक जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए, मिल के काम करते हैं। कौन? टू पंजाब्स, भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब। क्यों? टू कॉम्बैट द स्मोक क्राइसिस, ताकि हम लड़ सकें इस स्मोग के बहरान से, which the WHO warns is reducing the life expectancy of the citizens residing in their territories। और WHO ने वार्निंग दे दी हुई है कि देखो इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी कम हो रही है, रिड्यूस, कम हो रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिटीजन्स। कौन से सिटीजन्स? रिजाइडिंग इन देयर टेरिटरीज। आगे पढ़ते हैं। विद द अथॉरिटीज टोल्ड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो अथॉरिटीज को कहा गया कि चलो जी वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाओ। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। तो ये जो एडिटोरियल राइटर्स हैं डॉन के, ये देखें इस किस्म के एक्सप्रेशन यूज करते हैं और बड़ा मजेदार। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, चलो वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके बैठो, ड्राइंग्स बनाओ मतलब प्लानिंग करो।
तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब प्लानिंग करो. द प्रोविंशियल एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑन मंडे सेड दे विल यूज दिस वीक टू कंडक्ट रिसर्च. और मिनिस्टर साहब एनवायरनमेंट के कह रहे हैं कि हम इस हफ्ते जो है रिसर्च करेंगे, मैपिंग करेंगे, स्टडीज करेंगे. क्यों? रीअसेस, दोबारा से असेसमेंट करेंगे. एंड डिटरमिन, और फिर हम डिटरमिन करेंगे इफ एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर्स आर नीडेड. आगे देखते हैं. दिस इज गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट. ये बड़ा अच्छा वक्त है सोचने का. रिफ्लेक्ट का मतलब अक्स भी होता है, और रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्ट का मतलब सोचना भी होता है. रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स होता है. तो अब अच्छा टाइम है सोचने का किस चीज पर? ऑन पास्ट पॉलिसीज पर, कि माजी में हमारी क्या पॉलिसीज रही है दैट हैव लेड टू दिस पॉइंट. जिन पॉलिसीज की वजह से हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि इतना पोल्यूटेड एयर, इतना स्मोक. एंड टू प्लान मोर एक्सटेंसिवली, और वक्त है कि अब हम मजीद एक्सटेंसिवली मंसूबाबंदी करें अबाउट हाउ द क्राइसिस कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर. कि मुस्तकबिल में इस बुहरान से, इस मसले से कैसे बचा जा सकता है. इट शुड बी, बस थोड़ा सा आगे आगे टास्क आ गए. इट शुड बी एक्नॉलेज दैट द कैटास्ट्रोफी अनफोल्डिंग इन लाहौर हैज बीन years in the मेकिंग. कि लाहौर में ये जो तबाही आई है, ये जो कैटास्ट्रोफी आई है, जो तबाही आई है, अनफोल्ड, अनफोल्ड जो खुली है मतलब आई है लाहौर में, हैज बीन years इन द मेकिंग. उसको साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर अथॉरिटीज रिपीटेड फेलियर. और ये तबाही इस वजह से भी आई है कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो मुसलसल फेल हुई हैं. किस चीज में? टू रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन. कि ये जो आबादी बढ़ रही है शहरों में, और रैपिडली आबादी बढ़ रही है शहरों में, अर्बनाइजेशन यानी शहर बड़े होते जा रहे हैं, लोग यहां से शहर की तरफ आ रहे हैं, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इसका क्या इंपैक्ट हुआ है एनवायरमेंट पे. द स्मॉग क्राइसिस इन लाहौर शुड ऑल्सो सर्व एज अ स्टार्क वार्निंग. लाहौर में ये जो स्मॉग क्राइसिस आया है, ये भी हमें तगड़ी वार्निंग दे रहा है. क्या? किसको दे रहा है तगड़ी वार्निंग? टू एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स. अर्बन सेंटर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं उनको भी वार्निंग दे रहा है. इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर फौरी इकदाम ना किए गए टू एड्रेस पोल्यूशन, इस पोल्यूशन से निपटने के, मिलियंस मोर में सून फाइंड देमसेल्व्स चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर. मिलियंस मोर, तो मिलियन मजीद लोग में सून फाइंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को पाएंगे क्या करते हुए? चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर. कि उनके तो गले बंद हो रहे हैं इस जहरीली हवा की वजह से. ये जनाब एडिटोरियल था जो हमने पढ़ा. अब हमने करना क्या है? 5 टास्क हैं. ये है एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड. अभी मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं क्रिटिकल रीडिंग की तरफ नहीं गया अभी. सबसे पहला टास्क अब आप लोगों का ये है कि वर्ड्स, एक्सप्लोर 5 टफ वर्ड्स. पूरा एडिटोरियल आपने पढ़ लिया अपनी मर्जी के, जो आपके दिल को अच्छे लगे, जिन जिन लफ्जों की आपको शक्ल अच्छी लगे, जिन लफ्जों की आपको साउंड अच्छी लगे. ठीक है, देखें मैं टेक्निक समझा रहा हूं आपको. अब मैंने आपको बिल्कुल फ्रीडम दिया ना कि अपनी मर्जी से चुन लो अल्फाज जो चुनने हैं. तो अपनी मर्जी से कैसे चुनोगे? कौन से अल्फाज चुनोगे? वो आपके लिए तो बहुत सारे नए अल्फाज होंगे. आपने 5 चुनने हैं बस. तो आप उन 5 को चुनिए जिनकी शक्ल आपको अच्छी लगे. लफ्जों की शक्लें भी होती हैं. मैं अब इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लफ्जों की शक्लों से क्या मुराद है. ये वोकेबलरी के ऊपर मेरा लेक्चर है, तो उसमें मैंने डिटेल से बात बताई हुई है. अच्छा, लफ्जों की साउंड भी होती है, मजेदार साउंड, सुहानी सुरीली साउंड्स होती हैं जो कि आपको जल्दी याद करवाती हैं लफ्ज. और फिर वर्ड्स की अपनी एक वर्थ भी होती है, नीड भी होती है. वो लफ्ज खुद भी इतना जानदार होता है कि आप कहते हो यार इसे याद करना चाहिए. ये लफ्ज हमने पहले कभी नहीं पढ़ा. ठीक है. अच्छा, 5 वर्ड्स उठा के आपने उसके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके उर्दू मीनिंग्स भी लिखने हैं. उर्दू मीनिंग्स क्यों लिखवा रहा हूं? कि आपको सीएसएस पीएमएस में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आती होती है. और वैसे भी बायलिंगुअल होना अच्छी बात है. ये तो आजकल का जो जमाना है बायलिंगुअलिज्म का जमाना है. एक से ज्यादा जुबानें आनी चाहिए. मोर ओवर मेक सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन ईच वर्ड. तो ये पहला जो टास्क है,
आपने 5 वर्ड्स चुनने हैं, उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखने हैं, उर्दू में मीनिंग लिखने हैं, और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं कि सेंटेंस को पढ़ के ही उस लफ्ज का मतलब पता चले। जी हुजूर, तो अब हम देखते हैं टास्क 1 वर्ड्स को, कि हमने किस तरीके से वर्ड्स को अपनाना है। देखो, जो वर्ड्स होते हैं ना, जो वोकेबलरी के अल्फाज होते हैं, ये खजाना है। एक लफ्ज आपके पास आता है और आपके अंदर सोचों के वॉल्केनोज बनाता है ये। तो एक लफ्ज को लफ्ज ना समझा करो, रिस्पेक्ट वर्ड्स, ये आपके लिए भी इज्जत लेके आएंगे। अच्छा, अब पहला वर्ड था कॉम्बैटिंग। अब कॉम्बैटिंग क्यों मैंने चुना? मैंने आपको कहा था ना कि फ्रीली चुना करो, आपकी मर्जी है। तो भाई मेरा वर्ड मेरी मर्जी। कॉम्बैटिंग मैंने इसलिए चुना है कि मुझे ना इसकी शक्ल पसंद आई थी। इसका मतलब होता है मुकाबला करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को कहा जा रहा है कि मतलब बैट लेके, और कोई बंदा वापस आया, कम बैट, बैट लेके जो वापस आया तो मुकाबला करने ही आया कि आ जा भाई मैं तुझे देखता हूँ। ठीक है। अब सिनोनिम, इसके 3 सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। ज्यादा लंबे चौड़े सिनोनिम्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जैसे सिनोनिम्स को आप बढ़ाते जाते हैं, वो फिर उनका जो मीनिंग है वो कॉनोटेटिव मीनिंग बनते जाते हैं उनके, यानी डायरेक्ट मीनिंग नहीं रहते, फिर उनके मुहावराती मतलब बनते जाते हैं। फाइटिंग, बैटिंग, फाइटिंग, बैटलिंग और अपोजिंग। सेंटेंस नहीं है, एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स इसके देखें तो, अगर यहां पर मुकाबला किया जा रहा है तो यहां पर सरेंडर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है किसी बात की इंटेंसिटी को, किसी बात की अहमियत को। या फिर मुकाबला नहीं किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है। तो ये हो गए एंटोनिम्स इसके। सेंटेंस बनाएं। द गवर्नमेंट इज कंबैटिंग एयर पोल्यूशन। सेंटेंस बड़ा सादा सा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ के ही पता चले कि मतलब क्या है इस लफ्ज का, कंबैटिंग का। यानी अगर मुझे ऊपर ये मैंने नहीं लिखी हुई चीजें, और मैं अगर ये सेंटेंस देखता हूं, पढ़ता हूं, द गवर्नमेंट इज कंबैटिंग एयर पोल्यूशन, तो मेरे दिमाग में खुद ही आएगा कि यार गवर्नमेंट जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए क्या करेगी, कोई इकदाम करेगी, कोई लड़ेगी, कम करने की कोशिश करेगी। कौन सी हुकूमत होगी जो चाहेगी कि एयर पोल्यूशन बढ़े? तो सेंटेंस ऐसा बनाना चाहिए। अगला था क्लैम्प डाउन, रोकथाम करना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, कंट्रोल करना, सख्ती करना किसी चीज पे। दूसरी तरफ रिलैक्स करना, परमिट करना, इंकरेज करना। द अथॉरिटीज विल क्लैम्प डाउन ऑन ट्रैफिक वायोलेशंस इन द सिटी। शहर में जो ट्रैफिक की वायोलेशंस हो रही हैं, हुकूमत सख्ती से रोकथाम रोकथाम करेगी इसकी। क्लैम्प डाउन, रोकथाम करना सख्ती से। डीम का मतलब है समझना। अच्छा, अच्छा, इसे मैंने क्यों चुना? क्योंकि कंसिडर का सब्स्टिट्यूट है ये। और कंसिडर की जगह पर अगर मैं डीम यूज करता हूं तो मुझे लफ्ज बड़ी जल्दी याद होगा। है, द टीचर डीम्ड द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स टू बी एक्सलेंट। कि जो टीचर था, उसने स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट को समझा कि वो बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। डीम्ड, उसने जाना, उसने समझा, उसने गर्दाना। कंसिडर, रिगार्ड, व्यू। और इसके एंटोनिम्स देख लीजिए। तबाही को कहते हैं, अलमिया को कहते हैं, डिजास्टर, ट्रेजेडी, क्लैमिटी। अच्छा, क्लैमिटी भी मुझे याद है। काला मिट्टी वाला बादल अगर आ जाए ना तो तबाही फैलाता है हर तरफ। काला मिट्टी, क्लैमिटी। एंटोनिम्स इसके हो गए बून बून और ब्लेसिंग और सक्सेस। स्टार्क का मतलब मैंने बोला था शदीद, स्टार्क वार्निंग लिखा हुआ था आपके एडिटोरियल में। तो सख्त और शदीद को कहा जाता है शार्प और हार्श। अच्छा, स्टार्क का मतलब वाजे भी होता है। वाजे में लिखूं, उर्दू लिखना है टफ, कोशिश करो। ये चलें जी। सख्त, शदीद और वाजे। शार्प, क्लियर, हार्श स्टार्क के सिनोनिम्स हो गए, और एंटोनिम्स हो गए सॉफ्ट, जेंटल एंड सटल। सेंटेंस देखें। देयर वॉज अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन, कहता है कि एक वाजिह कंट्रास्ट है, एक सख्त कंट्रास्ट है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द सिटी। कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक वाजे, यहां स्टार्क का मतलब वाजे बन रहा है, वाजे कंट्रास्ट है। वहां स्टार्क वार्निंग था तो उसका मतलब था सख्त वार्निंग, एडिटोरियल में। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा टास्क क्या था? सिग्नल्स का। देखो बेटे, सिग्नल्स इतने बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट। ये सिग्नल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके मददगार होते हैं।
जो टेक्स्ट को समझने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। अगर लफ्जों का मतलब नहीं भी आपको आता ना, तो सिग्नल्स के थ्रू आप समझ सकते हो। मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। देखो, ये मैंने पहले से इसको कलरफुल किया हुआ है। देखिए, कैन कॉज अ होस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस एज वेल एज स्ट्रोक्स। एज वेल एज अब सिग्नल है, यहां पहले डिजीज है, स्ट्रोक्स। अब स्ट्रोक्स के तो कई मतलब होते हैं। जो क्रिकेटर है वो भी स्ट्रोक लगाता है, जो पेंटर है वो ब्रश से स्ट्रोक्स लगाता है कैनवस के ऊपर। लेकिन यहां पर एज वेल एज ने समझाया कि एज वेल एज है सिमिलैरिटी, सेमनेस का सिग्नल, एज वेल एज है अग्रीमेंट का सिग्नल, फर्दरेंस का सिग्नल। ठीक है, जो अल्फाज एज वेल एज से पहले होते हैं वैसे ही अल्फाज एज वेल एज के बाद में होते हैं। तो अगर स्ट्रोक्स की समझ नहीं आई, तो मतलब एज वेल एज ने समझा दिया ये एक सिग्नल, स्ट्रोक्स की वजह से बीमारियां होती हैं। खैर, बीमारी टाइप ही चीज है ना एक। जैसे आगे लिखा हार्ट डिजीज और लंग कैंसर, हीट स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे सन स्ट्रोक्स होते हैं। हार्ट अटैक को हार्ट स्ट्रोक भी बोला जाता है। दूसरा सिग्नल देखें, चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क, बिकॉज कॉज इफेक्ट का सिग्नल होता है। तो अब चिल्ड्रन जो है वो रिस्क पे क्यों है? बिकॉज के आगे जो कुछ भी लिखा होगा उसकी कॉज होगी। तो अगर बिकॉज के आगे कोई टफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये देखें, बिकॉज के अगले वाले सारे को मैंने, बिकॉज के अगले वाले सारे को मैं कर देता हूं येलो कलर का। अब देखो, सेंटेंस है चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। बच्चे जो है वो खास तौर पर रिस्क पे हैं। उन्हें रिस्क किस वजह से है? आगे सारी वजह लिखी हुई है इसकी। क्या वजह है? कि अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्रोपेंसिटी टू ब्रीथ मोर। अब प्रोपेंसिटी का मतलब नहीं भी पता तो हम सेंस कर लेंगे कि भाई ये रीजन में ही कोई रीजन होगी। क्या रीजन होगी? ब्रीथ मोर रैपिडली, कि वो ज्यादा तेज तेज सांस लेते हैं बच्चे, विच कॉज देम टू इनहेल मोर पोल्यूटेंट्स रिलेटिव टू देयर साइज देन एडल्ट्स। अब बिकॉज एक और सिग्नल है, तो सिग्नल्स को तलाश करके। अच्छा, तीसरा सिग्नल देखें, दो का। अब दो, ऑल दो और इवन दो, ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एक दो के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ये देखो। दो के बाद, दो के साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको एक कलर का कर देते हैं, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम एक दूसरे कलर का कर देते हैं। दो के साथ वाला जो पार्ट है उसमें जो बात की जाएगी उससे अगले वाले पार्ट में उसके बिल्कुल उलट बात की जाएगी। देखो, इसकी मैं सादा मिसाल दूंगा। ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हेल्प्स द पुअर दो ही इज वेरी रिच। ये देखो, अब जो दो के बाद वाला पार्ट है उसमें एक थॉट है कि वो बंदा अमीर है, और जो पहले वाला पार्ट है, एक दो के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होगा सेंटेंस का। दो, ऑल दो या इवन दो के साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा वो एक थॉट देगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो उसके उलट थॉट देगा। देखो, वो गरीबों की मदद नहीं करता। इसको शुरू में लेके आना है तो शुरू में ले आओ, यहां पे इस तरह से कर दो। दो, इसको कैपिटलाइज करते हैं, दो ही इज वेरी रिच, कॉमा, अब एज छोटा हो जाएगा, ही नेवर हेल्प्स द पुअर। ऐसा ही है, देखें, अब यही आर्गुमेंट इधर बना हुआ एडिटोरियल में। अब दो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू क्लैम्प डाउन ऑन ऑल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। अब यहीं तक हम पढ़ते हैं, देखो। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने कोशिशें की हैं कि वो सख्ती से कंट्रोल करे पोल्यूशन के सोर्सेज को। अब दो वाले पार्ट में ये थॉट आ रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं कि वो सख्ती से कंट्रोल करे पोल्यूशन के सोर्सेज को, पोल्यूशन के ओरिजिन्स को, जैसे कि जिनमें रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो कि स्मोक वगैरह और बारबेक्यूज वगैरह के जरिए स्मोक एमिट करते हैं। देखें, दो से पहले ये कॉन्सेप्ट आया क्या, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं कि वो कंट्रोल करे। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में ये कॉन्सेप्ट होगा कि इस इनकी कोशिशें ठीक नहीं थी, या इनकी कोशिशों के अंदर वो दम नहीं था, इनसफिशिएंट थी। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको और यही लिखा हुआ है आगे। तो लिहाजा फिर भी क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स का ग्रुप है वो ये कहता है। अच्छा, और उसके अंदर ये लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो समझते हैं कि ये जो तुमने इकदाम किए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ये इल प्लान थे। देखिए, उलट बात आ गई उसके, इनसफिशिएंट थे। देखिए, उलट उलट बात आ गई उसके। तो हुजूर, आपने बकायदा शिकार करना है सिग्नल्स का। ठीक है, अब ये देखो,
ये कुछ सिग्नल्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। ये फर्दरेंस के सिग्नल है, यानी एंड के दाएं बाएं सेम थॉट्स होंगी। एज वेल, एज देखो, एज वेल एज वाला तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये देखो। एज वेल एज के दाएं बाएं सेम थॉट्स होंगी, ये देखो। ये ये जो स्ट्रोक्स के बारे में मैंने बताया था। तो अब आपका काम ये है, मैं पहले और दिखा देता हूं आपको, ये देखो। अब ये सारे फर्दरेंस के सिग्नल हैं, इनके दाएं बाएं सेम थॉट्स होती हैं। ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। बट है, येट है, स्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है, एक्चुअली है। वो कहाँ गया आपका? ये देखो, ये दो है, ऑल दो है, इवन दो है, ऑन द कॉन्ट्ररी है, बाय कंपैरिजन है। अच्छा, ये कॉजेशन के, ये कॉज इफेक्ट के सिग्नल्स हैं। कॉज है, बिकॉज है, सिंस है, फॉर है, दैट है, दस है, देन है, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर है, और भी कई सिग्नल है। अब आपने जब असाइनमेंट्स बनानी है ना, तो आपने क्या करना है कि सेंटेंस उठाना है, उसे लिखना है पूरा। आपको करके बताता हूं। इसे तो मिटाओ यहां से, ये रहने दो, मिटा दो। आपने इस पूरे को उठाना है। आपने हेडिंग देनी है यहां पर सिग्नल्स की। ये सारे सिग्नल्स तो नहीं लिखने ना। जब आप असाइनमेंट्स बनाओगे तो आप सिर्फ हेडिंग दोगे। जैसे आपने यहां पर ये हेडिंग दी है, टास्क वन वर्ड्स। तो अब आप हेडिंग दोगे यूं, ये टास्क टू सिग्नल्स, ये हेडिंग दी हुई है। ये मैंने तो आपको बताए हुए हैं ना, आपने यहां इस तरीके से हेडिंग देनी है, देखो। टास्क टू सिग्नल्स। और उसके बाद आपने ये लिखने हैं, पूरा फिक्रा, पूरा ये जो सेंटेंस है ये लिखना है। इसको मैं कलरलेस करता हूं, ठीक है। ये देखो। और आपने सिर्फ दो को हाईलाइट कर देना। ज्यादा अच्छा मुझे बताना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप यहां तक लिख के इसको कर दो अंडरलाइन। और बाकी जो पार्ट है जो उसके उलट जा रहा है उसको अंडरलाइन ना करो, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल वन हो गया जो आपने तलाश किया, सिग्नल वन दो का। इसको इसको दो को एनसर्कल कर दीजिएगा आप लोग, तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपने ये सिग्नल चुना है। टास्क थ्री जो है ना, ये बड़ा मजेदार किस्म का है। इसमें हमने एक्सप्रेशन ढूंढने होते हैं। और अक्सर ये जो एडिटोरियल्स होते हैं डॉन के, खास तौर पे इसमें बड़े मजे मजे के एक्सप्रेशन सामने आते हैं। यानी बड़ी आम सी बात को एक बड़े स्टाइल के साथ, बड़े एक्सप्रेशनिस्टिकली किया जाता है, और पढ़ने में अच्छा लगता है वो। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि अथॉरिटीज हैव बीन टोल्ड, अथॉरिटीज को कहा गया है टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि जाओ वापस ड्राइंग बोर्ड पे। ड्राइंग बोर्ड पे तो बच्चे बैठते हैं, यानी कि चलो दोबारा जाके प्लानिंग करो। अच्छा, दूसरा, इफ immediate steps are not taken to address pollution, millions more may soon find themselves choking on toxic air। ये यूं भी लिखा जा सकता था, millions more may die। यहां पर पूरे soon find themselves choking on toxic air की जगह कोई सादा सा लिख देते कि millions more may find themselves ill, may find themselves sick। अब चोकिंग ऑन, चोक ऑन का मतलब होता है गले में आवाज फंस जाना, गला बंद हो जाना। चोक ऑन का मतलब होता है, चोकिंग ऑन का मतलब है गला बंद हो जाना। चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर, टॉक्सिक एयर की वजह से गला बंद हो रहा है उनका, यानी वो कि अपने आप को बीमार पाएंगे, मरेंगे वो। तो इस किस्म के एक्सप्रेशंस जो आपके सामने हैं, नोट कर लें, उसे लिखें। ये भी आपने मुझे असाइनमेंट में लिख के दिखाना है। अब इसका क्या फायदा होगा भाई? ये एक्सप्रेशन आपकी ये एक्सप्रेशन आपका एक्सप्रेशन बनाएंगे। इनको मेमोराइज कीजिए। अच्छा, टास्क फोर जो है वो है एल्यूजन का। एल्यूजन मतलब रेफरेंसेस। अगर एडिटोरियल के अंदर कोई रेफरेंसेस मौजूद हैं, उन रेफरेंसेस, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये नहीं मुझे पता था क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे नहीं पता था क्या है। ठीक है, इनके बारे में जरा रिसर्च कर ले। और रिसर्च करने के बाद आप उसको लिख लाए असाइनमेंट में। जैसे कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च कर ली। इट इज अ सिस्टम यूज टू मेजर क्वालिटी ऑफ एयर इन द स्पेसिफिक एरिया। It indicates how clean or polluted the air is and what associated health effects might be a concern for the general population। फिर मैंने, अच्छा ये मैंने खुद ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरा थीसिस लिख लाओ, मेरे सामने रिसर्च पे सफे के सफे भर लाओ।
आपको मेन मेन बात, मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए कि ये AQI क्या चीज है। मुझे दिलचस्पी थी इसमें तो मैंने और ज्यादा लिखा। AQI स्केल होता है, मैंने उसके बारे में लिखा फिर। और वो स्केल क्या होता है, 0 से 500 तक। हायर वैल्यू जितनी होती जाती हैं, और उससे पता चलता है कि कितनी बदतरीन एयर क्वालिटी है। तो फिर मैंने मजीद आगे देखा कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये क्या होती हैं। अच्छा, मैं बार बार आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि आप भले इतनी डिटेल में ना जाइएगा, सिर्फ समझिएगा बात क्या है, और उसकी जो तगड़ी तगड़ी बातें हैं वो असाइनमेंट में मुझे लिख भेजिएगा। 0 से 50 तक अगर एयर क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्टरी है एयर। और या तो जो पोल्यूटर्स तो हैं, लेकिन उसके अंदर ना होने के बराबर या कोई रिस्क नहीं है, या ना होने के बराबर रिस्क है, लिटिल का मतलब नियर टू नथिंग, या कोई रिस्क नहीं है। 51 से 100 तक है तो ये मॉडरेट है। और लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेंसिटिव पीपल है उनको अपना, यानी कंसर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए खतरनाक हो सकती है, इतने पोल्यूटेंट्स होंगे। अगर 101 से 150 तक है तो इसका मतलब है कि जो सेंसिटिव पीपल है, सेंसिटिव पीपल कौन, मतलब पीपल विद रेस्पिरेटरी या हार्ट कंडीशंस में बिगिन टू फील हेल्थ इफेक्ट्स। तो ये उनकी हेल्थ पर असरअंदाज होना शुरू कर देती है अगर AQI जो है वो 101 से 150 तक है। 151 से 200 तक ही अनहेल्थी, हर बंदा लपेट में आता है। 200 से 300 तक वेरी अनहेल्थी, ये हेल्थ अलर्ट है। 300 से लेके 500 तक तो तबाह कुन, ये हेल्थ वार्निंग है, इसके ऊपर इमरजेंसी कंडीशन नाफिज हो जाती हैं। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में क्या कहा गया, ये कितना था देखिए, 1000। तो जिंदा दिलाने लाहौर जी कमाल है कि WHO का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो ये बता रहा है कि 500 तक बस हो जाती है। ये 1000 AQI के अंदर भी इंजॉय करते रहे, भी कोता खा जाते हैं, इन पर असर नहीं होता, मेंढक खा गए, कोता खा गए। तो ये बड़े ताकतवर नर्व्स के लोग हैं, माशाल्लाह। अच्छा, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इन्हीं दिनों के अंदर मुल्तान में 1200 थी, लाहौर में 1000 थी, और मुल्तानियों ने 1200 एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतनी 1200 AQI वाली हवा के अंदर सांस ली है, और चिल नहीं है भी। तो पाकिस्तानी चिल है, जितना टॉर्चर दे दो, जितना जलील कर लो, चिल है, जिंदा रह गई है, जिंदा रहते हैं। अच्छा, ऊपर WHO का भी लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जरा देखिएगा कि क्या है, कब बनी थी, कितने, कहाँ कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और जो छोटे हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जिक्र है ना, कि पाकिस्तान से या तो 1 साल बड़ी है, या ये 1 साल छोटी है। यहां तक मुझे इसके बारे में याद है कि कब बनी थी ये। आखिरी पॉइंट जो है इसका वो ये है कि अब आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, आपने काफी दफा पढ़ा है ना इसे। आपने फर्स्ट रीडिंग की, फिर उसके बाद वोकेबलरी के लिए रीडिंग की, फिर सिग्नल्स के लिए रीडिंग की, फिर एक्सप्रेशंस के लिए रीडिंग की, आपने काफी दफा पढ़ लिया। अब आप उसके मेन मेन पॉइंट्स लिख लें कि कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स हैं। अब यहां पर मैंने लिखे पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखा, सीवियर एयर पोल्यूशन इन लाहौर, हेल्थ रिस्क्स, गवर्नमेंट कौन से मेजर ले रही है, क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन का जिक्र हुआ, फिर जॉइंट एफर्ट रिक्वायर्ड का जिक्र हुआ, रीवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज का जिक्र हुआ, फिर रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस का जिक्र हुआ क्या है, फिर वार्निंग। आखिर में उसने वार्निंग दी थी दूसरी सिटीज को भी, कि भाई अगर यही हालात रहा, यही हालात रहे, तो काम खराब होगा। अच्छा, आपने यूं पॉइंट्स नहीं लिखने ना, आप सेंटेंसेस पूरे पूरे लिख लो, कि पहला पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। आपको 7-8 पॉइंट्स लिख के लाने हैं, मैक्सिमम 10, नॉट मोर देन 10। ठीक है। तो ये है जनाब हमारा तरीका एडिटोरियल को पढ़ने का, और ये आपका लाइफ टाइम होमवर्क है। ये एडिटोरियल रीडिंग मैंने आपको बताई है, एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड, एडिटोरियल रीडिंग विद अ मेथड। अगले ये मुझे असाइनमेंट्स आप इसी तरीके से करके दिखा दो, 5-10 चेक करवा दो, तो जनाब मैं फिर आपको इसका स्टेप 2 पे ले जाऊंगा कि क्रिटिकली रीड कैसे करना है, जिसके अंदर हम फिर एनालिसिस, इवेल्युएशन और डिस्कोर्स और इंटरप्रिटेशन वगैरह करते होते हैं। लेकिन वो एक्सपर्ट लेवल की चीज है। आपको यही एक्टिविटी बहुत फायदा दे देगी। आप अगर हफ्ते में 2 दफा एडिटोरियल पढ़ के और ये 5 टास्क मुकम्मल करके मुझे भेज देते हो, मुझसे वैल्यूएट करवा लेते हो, तो बहुत है। 10 एडिटोरियल्स के बाद ही आपको लगेगा कि आपके अंदर वोकेबलरी, देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, रेफरेंसेस भी होंगे, वोकेबलरी भी बेहतर होगी, आपको पढ़ना भी आएगा टिक के बैठ के।
आपको सिग्नल्स के थ्रू भी मीनिंग पहचानने आ जाएंगे। आपको बहुत फायदे होंगे इसके। ठीक है, अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।